अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। एज़ यू नो कि हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की सीरीज़ चल रही है, तो उस सीरीज़ में आज हम लेक्चर 27 कवर करेंगे विच इज़ एडवांस क्लाउड आर्किटेक्चर। नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, आई होप आपने अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के हैंडआउट्स साथ में निकाल के रखे होंगे, क्योंकि ये जो नोट्स है उसमें हमने बहुत ज़्यादा शॉर्ट और टू द पॉइंट बात की है। आपको वो तमाम कॉन्सेप्ट्स और वो तमाम टर्मिनोलॉजीज़ जो हैंडआउट्स में बहुत मुश्किल वे में दिए हुए हैं, उनको ईज़ी टू अंडरस्टैंड वे में समझाने के लिए। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें शॉर्ट हैं, तो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ की यहाँ से तैयारी करते हैं देन इट्स फाइन। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो 5 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, उनकी अगर आप बुक या फिर हैंडआउट से तैयारी करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारे जो लेक्चर 27 है विच इज़ एडवांस्ड क्लाउड आर्किटेक्चर, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और टोटल इसमें 19 मॉड्यूल्स हैं। तो अगर हम सारे मॉड्यूल्स एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आज हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आज हम मॉड्यूल 25 125 से लेकर 133 तक इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहला हमारा मॉड्यूल है 125 व्हिच इज़ हाइपरवाइज़र क्लस्टरिंग आर्किटेक्चर। नाउ हाइपरवाइज़र क्या होता है ये मैं आपको पहले अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, बट अगेन हम रिपीट कर देते हैं फॉर द न्यू व्यूअर्स। हाइपरवाइज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक सिंगल फिजिकल मशीन के ऊपर एक से ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स को रन करता है और उनके रिसोर्सेज आपस में शेयर्ड रखता है। नाउ हाइपरवाइजर क्लस्टरिंग आर्किटेक्चर क्या होता है? इट इज़ आर्किटेक्चर वेयर मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स आर ग्रुप्ड इनटू अ क्लस्टर। एक ऐसा आर्किटेक्चर जहाँ पर एक से ज़्यादा फिजिकल सर्वर्स को आपस में क्लस्टर की सूरत में ग्रुप किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि अगर एक फिजिकल सर्वर किसी भी वजह से फेल हो जाता है तो उसकी जो उससे कनेक्टेड वर्चुअल मशीन्स हैं, उस फिज़िकल सर्वर से कनेक्टेड वर्चुअल मशीन्स को बगैर किसी डाउन टाइम के हाइपरवाइज़र क्या करेगा, दूसरे अवेलेबल सर्वर्स पर शिफ्ट कर देगा। ये तमाम प्रोसेस जो होता है, ये हाइपरवाइज़र क्लस्टरिंग कहलाता है। नाउ इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है हाइपरवाइज़र मैनेजेस वर्चुअल मशीन और फिज़िकल सर्वर। नाउ मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स होते हैं और एक क्लस्टर के अंदर, और हर फिजिकल सर्वर का अपना अपना हाइपरवाइजर होता है जो जिसका काम होता है उस सर्वर की वर्चुअल मशीन्स का आपस में कनेक्शन स्टेबल रखना। नाउ हाइपरवाइजर का काम होता है उन तमाम वर्चुअल मशीन्स को कनेक्टेड रखना। इफ़ अ फिजिकल सर्वर फेल्स द हाइपरवाइजर एंड इट्स वर्चुअल मशीन्स ऑल्सो फेल। इसका क्या मतलब है? अगर एक फिजिकल सर्वर इंडिविजुअली काम कर रहा है और वो सर्वर किसी भी वजह से फेल हो जाता है, तो उसका हाइपरवाइज़र और उससे कनेक्टेड तमाम वर्चुअल मशीन्स भी फेल हो जाएंगी। लेकिन अगर वही फिजिकल सर्वर इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा और किसी क्लस्टर के साथ ग्रुप है, तो क्या होगा? अगर वो सर्वर उस टाइम फेल हो जाता है तो हाइपरवाइज़र क्या करेगा, बगैर किसी डाउन टाइम के उस सर्वर की जितने भी कनेक्टेड वर्चुअल मशीन्स हैं उनको दूसरे अवेलेबल सर्वर पर शिफ्ट कर देगा। ये फ़ायदा होता है जब हम फिजिकल सर्वर्स को क्लस्टर में ग्रुप कर देते हैं। तो ये जो हम क्लस्टर्स बनाते हैं, ये किसी भी फेलुअर की सूरत में जो मल्टीपल हाइपरवाइजर्स होते हैं, उनका क्या काम होता है कि तमाम वर्चुअल मशीन्स को दूसरे सर्वर पर शिफ्ट कर देना। नाउ वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर्स हैंडल्स, फर्स्ट इज लाइव वीएम माइग्रेशन एंड सेकंड इज हार्टबीट मैसेज बिटवीन हाइपरवाइजर्स। इसका क्या मतलब है? किसी भी फेलुअर की सूरत में जब हाइपरवाइजर उस फिजिकल सर्वर से कनेक्टेड वर्चुअल मशीन को दूसरे सर्वर्स पे शिफ्ट करता है, तो ये तमाम जो माइग्रेशन का प्रोसेस है वर्चुअल मशीन का एक सर्वर से दूसरे सर्वर में माइग्रेट करने का जो प्रोसेस है, ये वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर हैंडल करता है। सेकंड इज हार्टबीट मैसेजेस बिटवीन हाइपरवाइजर्स। हार्टबीट मैसेजेस का मतलब है कि हाइपरवाइजर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को आपस में छोटे छोटे मैसेजेस बार बार थोड़े थोड़े एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ट्रांसफ़र करते रहते हैं, ये चेक करने के लिए कि दूसरा हाइपरवाइज़र सही से वर्क कर रहा है या नहीं। अगर बदले में उन्हें सेम सिग्नल्स रिसीव होते तो इसका मतलब हाइपरवाइज़र सही से वर्क कर रहा है, वो एक्टिव है, और अगर सिग्नल्स रिसीव नहीं होते तो इसका मतलब है वहाँ कोई इशू है। आपको इस इमेज में जो डिफरेंट हाइपरवाइज़र्स के बीच में जो ये सिंबल दिख रहा है हार्ट बीट का, ये यही छोटे-छोटे जो मैसेजेस होते हैं जो हाइपरवाइज़र एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, ये इन्हीं को सिंबलाइज़ करता है। नाउ कुछ एडिशनल मॉड्यूल्स जो इस पूरे प्रोसेस में यूज़ होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर। लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर का क्या काम होता है? जब डिफरेंट फिजिकल सर्वर एक दूसरे के साथ एक क्लस्टर में कनेक्टेड होते हैं, तो लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर का काम होता है कि उनके हाइपरवाइजर्स के बीच में कुछ इनविजिबल बाउंड्रीज या कुछ इनविजिबल वॉल्स सेट कर देना, ताकि वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें।
वो ज़रूर से एक दूसरे के साथ एक क्लस्टर में कनेक्टेड हैं, लेकिन उनकी डेटा प्राइवेसी और उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बाउंड्रीज सेट की जाती हैं। अनदर वन इज़ रिसोर्स रेप्लिकेशन। रिसोर्स रेप्लिकेशन का काम होता है कि और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उनकी बैकअप कॉपीज़ रखना, रिसोर्सेज को रेप्लिकेट करके रखना, ताकि इन केस अगर ओरिजिनल फाइल्स के साथ कुछ इशू हो जाए तो हमारे पास बैकअप में डेटा मौजूद हो, हमारा कोई डेटा लॉस ना हो ना। यहाँ पे हमें एक एनोलॉजी दी हुई है कि इमेजिन करें टीचर्स का ग्रुप है और हर टीचर एक क्लास को पढ़ा रहे हैं, और अगर एक टीचर किसी वजह से नहीं पढ़ा पाता है, सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसकी क्लास फ़ौरन से दूसरे टीचर के क्लासरूम में शिफ्ट हो जाएगी। नाउ टीचर्स यहाँ पे एज़ अ सर्वर काम कर रहे हैं, और जो क्लास है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो वर्चुअल मशीन्स हैं। किसी एक टीचर के साथ अगर कुछ इश्यू होता है तो उसकी क्लास फ़ौरन से दूसरे टीचर यानी दूसरे सर्वर पर जो वर्चुअल मशीन्स है वो शिफ्ट हो जाती है और उनका कुछ लॉस नहीं होता। हमारा ये मॉड्यूल यहीं तक था। इसके बाद एग्ज़ाम टिप्स, यहाँ पे कुछ आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आ सकते हैं। 3 मार्क्स में आ सकता है व्हाट इज़ हाइपरवाइज़र क्लस्टरिंग, डेफिनेशन आपने लिखनी है सिंपल, जो हमने पढ़ी है सबसे पहले इस मॉड्यूल के स्टार्ट में। एमसीक्यूज़ में आ सकता है व्हिच कंपोनेंट सेंड्स हार्टबीट मैसेजेस बिटवीन हाइपरवाइज़र्स। हार्टबीट मैसेजेस कौन भेजता है? वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर भेजता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है डायग्राम ऑफ क्लस्टर्ड हाइपरवाइज़र विद फेल ओवर वर्चुअल मशीन माइग्रेशन। जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी वो 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकती है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। तो ये हमारा मॉड्यूल यहीं तक था। इसके बाद मॉड्यूल 126 विच इज़ लोड बैलेंस्ड वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर का काम होता है किसी भी हाइपरवाइज़र क्लस्टर में मौजूद तमाम वर्चुअल मशीन्स को मॉनिटर करना और उनके लोड को बैलेंस करना, ताकि किसी भी एक फिज़िकल सर्वर पर ओवरलोडिंग या अंडर यूजिंग को अवॉइड किया जा सके। ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि किसी भी सर्वर पे ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर ना हो, लोड ना हो, और अंडर यूजिंग ऐसा ना हो कोई एक सर्वर बिल्कुल खाली बैठा है और किसी एक सर्वर के पास बहुत ज़्यादा लोड है। तो इस लोड को बैलेंस करना, हैंडल करना इस आर्किटेक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नाउ ये काम कैसे करता है, इसके क्या-क्या मैकेनिज़्म्स होते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। हर वर्चुअल मशीन कितना रिसोर्स इस्तेमाल कर रही है इस चीज़ का ट्रैक रखना क्लाउड यूसेज मॉनिटर का काम होता है। कैपेसिटी प्लानर का काम होता है कि तमाम वर्चुअल मशीन्स को ये चेक करना कि किस-किस वर्चुअल मशीन्स को मज़ीद रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है, ताकि फ्यूचर में हमें पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि कब हमें अपने रिसोर्सेज़ में स्केलिंग करनी है, कब हमें नई वर्चुअल मशीन्स ऐड करनी है, कब हमें अपनी वर्चुअल मशीन्स की कैपेसिटी बढ़ानी है। इन तमाम चीज़ों को फ्यूचर में ही पहले से देख के रखना कैपेसिटी प्लानर का काम होता है। और लाइव वीएम माइग्रेशन, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी किसी एक सर्वर पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होता है कोई सर्वर, तो उस पर से वर्चुअल मशीन्स को लेस बर्डन सर्वर पे ट्रांसफ़र करना लाइव वर्चुअल मशीन माइग्रेटर का काम होता है। इसके बाद है ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर, एएसएल। एएसएल और लोड बैलेंसर्स का काम होता है किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और उनको मैनेज करना। इस मॉड्यूल में हमारे कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी? क्लाउड यूसेज मॉनिटर, कैपेसिटी प्लानर, लोड बैलेंसर, लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर और रिसोर्स रेप्लिकेशन। ये हम तमाम अब तक मॉड्यूल्स में पढ़ चुके हैं। क्या-क्या होते हैं मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको पता होगा। एनोलॉजी यहाँ पे हमें दी हुई एग्जांपल लाइक अ राइड शेयरिंग ऐप दैट कीप्स शिफ्टिंग पैसेंजर्स टू कार्स दैट हैव स्पेस अवॉइडिंग डिलेज और ओवरलोडेड। मतलब कि एक राइड शेयरिंग ऐप है जो कस्टमर्स को, जो पैसेंजर्स हैं, उनको शिफ्ट करती रहती है ऐसी कार्स की तरफ जिनमें कम कस्टमर्स हैं, ताकि डिलेज को अवॉइड किया जा सके या फिर ऐसा ना हो कि कोई कार ओवरलोड हो जाए। यानी कि कार को यहाँ पे सर्वर से सिंबलाइज किया गया है और जो पैसेंजर्स हैं उनको वर्चुअल मशीन से सिंबलाइज किया गया है। ये एक एनोलॉजी थी, एक एग्जांपल थी। इसके बाद हमें कुछ एग्जाम टिप्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स क्वेश्चन आ सकते हैं। एमसीक्यूज में आ सकते हैं विच मॉड्यूल चेक्स यूजेज ऑफ वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन्स की यूसेज को ट्रैक करना, मॉनिटर करना किस मॉड्यूल का काम होता है? क्लाउड यूसेज मॉनिटर का। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है डिफाइन लोड बैलेंस वर्चुअल मशीन इंस्टेंस आर्किटेक्चर, सिंपल डेफिनेशन बतानी है इसमें। और लॉन्ग में आ सकते हैं एक्सप्लेन विद डायग्राम हाउ कैपेसिटी प्लानर अवॉइड्स ओवरलोड। कैपेसिटी प्लानर किस तरह से किसी भी सिस्टम की ओवरलोडिंग को अवॉइड करते हैं, वो पूरा प्रोसेस बताना है कि किस तरह से
माइग्रेशन होती है वर्चुअल मशीन्स की एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर, ये पूरा प्रोसेस अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसके बाद मॉड्यूल 127 है विच इज़ नॉन डिस्रप्टिव सर्विस रिलोकेशन आर्किटेक्चर। नाउ अगर एक रिसोर्स अंडर मेंटेनेंस है, यानी कि उसमें किसी इशू को रिजॉल्व किया जा रहा है या फिर उसको अपग्रेड किया जा रहा है, तो इस सिचुएशन में हैवी लोड की सूरत में, यानी किसी एक सर्वर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, वो ओवरलोड हो गया, उसके लिए ट्रैफिक मैनेज करना मुश्किल हो गया, ओवरलोडिंग हो गई है, तो इस सिचुएशन में या फिर किसी एक फिजिकल सर्वर का फेल होने की सूरत में उसके वर्चुअल मशीन्स को माइग्रेट किया जा रहा है किसी दूसरा अवेलेबल फिजिकल सर्वर पर, तो इस माइग्रेशन की सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशंस में कस्टमर्स के लिए क्लाउड सर्विसेज को अवेलेबल रखना सर्विस रिलोकेशन आर्किटेक्चर का काम होता है। ये कैसे होगा? कैसे ऐसी सिचुएशन में हम स्टिल मैनेज कर सकते हैं कि कस्टमर्स जो है वो हमारी क्लाउड सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकें? बाय रेप्लिकेटिंग द रिसोर्सेज। रेप्लिकेटिंग यानी डुप्लीकेटिंग द रिसोर्सेज। और ये कौन करता है? रिसोर्स रेप्लिकेटर। टेम्परेरीली यानी कि वक्ती तौर पर रिसोर्सेज को डुप्लीकेट रिसोर्सेज पर डाइवर्ट कर दिया जाता है, ताकि जब तक उनकी वो सिचुएशन से बाहर नहीं आ जाते तब तक स्टिल कस्टमर को कोई इशू ना हो और वो इजीली एक्सेस कर सकें रिसोर्सेज को। नाउ स्टिल किसी मिसहैप की सूरत में कस्टमर्स के लिए क्लाउड सर्विसेज का एक्सेस अवेलेबल रखना, ये कैसे हो सकता है? ये आर्किटेक्चर कैसे करता है ये? इसकी दो टेक्निक्स होती हैं, सर्विस डुप्लीकेशन एंड सर्विस माइग्रेशन। सर्विस डुप्लीकेशन में क्या होता है कि जो रिसोर्स होती है, जो अंडर मेंटेनेंस होती है, उसकी एक टेम्परेरी कॉपी जो है वो चला दी जाती है, रन कर दी जाती है और ट्रैफिक को उस कॉपी की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। मीनवाइल जो ओरिजिनल सर्विस होती है वो शट डाउन होती है फॉर एनीथिंग, या तो उसकी मेंटेनेंस हो रही होती है, फिर उसकी लोड बैलेंसिंग हो रही होती है, फिर डेटा माइग्रेट हो रहा होता है, वर्चुअल मशीन्स माइग्रेट हो रही होती हैं। तो इस सारे टाइम पे उसकी जो जितना भी ट्रैफिक उसका आता है उसको किसी टेम्परेरी कॉपी की तरफ, जो उसकी रेप्लिकेट होती है उसकी तरफ, डुप्लीकेट होती है उसकी तरफ से डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये सर्विस डुप्लीकेशन करता है। सर्विस माइग्रेशन में क्या होता है, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम सर्विस डुप्लीकेशन। इसमें हम लोग परमानेंटली अपने रिसोर्सेज को, अपनी सर्विसेज को मूव कर देते हैं किसी न्यू लोकेशन की तरफ। अनलाइक सर्विस डुप्लीकेशन प्रोसेस, सर्विस माइग्रेशन में कोई रिसोर्स की कॉपी नहीं बनाई जाती। क्या किया जाता है कि रिसोर्स को परमानेंटली किसी नई लोकेशन पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस कि रिसोर्स एप्लीकेशन में टेम्परेरीली मूव किया जाता है रिसोर्सेज को, और सर्विस माइग्रेशन में परमानेंटली उन्हें किसी नई लोकेशन पे डाइवर्ट कर दिया जाता है। ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सर्विस माइग्रेशन के प्रोसेस में, यानी परमानेंटली एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर किसी सर्विस को माइग्रेट करने का जो प्रोसेस होता है इस पर अफेक्ट करते हैं। पहला है शेयर्ड स्टोरेज अलाउज लाइव माइग्रेशन। इसका मतलब ये है कि अगर मल्टीपल सर्वर्स जो है वो एक शेयर्ड स्टोरेज इस्तेमाल करें, यानी मल्टीपल सर्वर्स सेम स्टोरेज इस्तेमाल करें, तो एक वर्चुअल मशीन क्या कर सकती है कि वो अपना एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मूव कर सकती है बगैर शटडाउन किए। यानी कि इमेजिन करें कि आपकी कुछ फाइल्स गूगल ड्राइव पे पड़ी हैं और आप जिस लैपटॉप से उस गूगल ड्राइव को एक्सेस करें उसमें कुछ इशू आ जाता है, तो आप सिंपली उस लैपटॉप को छोड़ के दूसरे लैपटॉप पे जाएंगे और अपना गूगल ड्राइव वहाँ खोल लेंगे, तो आप अपना काम बगैर किसी इंटरप्शन के कर सकते हैं। सेम इज़ द एग्जाम्पल। सेकेंड इज़ लोकल स्टोरेज रिक्वायर्स डुप्लीकेशन देन शटडाउन ऑफ ओरिजिनल वर्चुअल मशीन। यानी अगर एक वर्चुअल मशीन अपना डेटा लोकली किसी एक सर्वर पर स्टोर करती है, तो अगर आपको उस वर्चुअल मशीन को किसी दूसरे सर्वर पर माइग्रेट करना पड़ेगा, शिफ्ट करना होगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि लोकली जो डेटा उस सर्वर पर मौजूद है उसको पहले, सबसे पहले आप हर चीज़ को कॉपी करेंगे और उसके बाद उस सर्वर को शट डाउन करके तमाम डेटा दूसरे सर्वर पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही एग्जांपल जैसे कि अगर आप घर शिफ्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने पुराने घर में से अपना तमाम सामान पैक करते हैं। उस घर को छोड़ने के बाद आप दूसरे घर में जाते हैं और वहाँ पे जाके आप अपना सामान रख देते हैं। तो दिस इज़ द सेम एग्जांपल। नाउ सर्विस रिलोकेशन आर्किटेक्चर के यहाँ पर कुछ की मॉड्यूल्स दिए हुए हैं और ये तमाम की मॉड्यूल्स वही हैं जो हम अभी तक के लेक्चर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर्स इससे पहले वाले नहीं लिए हैं तो आप जाके लें। और ये लेक्चर्स, वो ये जो तमाम की मॉड्यूल्स है तमाम सेम है, बस इसमें कुछ एक दो का डिफरेंस होता है बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर वी आर डिस्कसिंग। तो पहला है एएसएल, फिर है लोड बैलेंसर, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस, एसएलए मॉनिटर। एसएलए मॉनिटर क्या होता है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट को मॉनिटर करना, उसकी कंप्लाइंस को चेक करना कि जो भी सर्विस लेवल एग्रीमेंट में चीज़ें मेंशन्ड हैं वो तमाम
उसकी वो अप्लाई हो रही हैं या नहीं। रिसोर्स रेप्लिकेशन अगेन हमने पढ़ा था कि अभी रिसोर्स को रेप्लिकेट करना ताकि माइग्रेशन की सूरत में या फिर लोड बैलेंसिंग की सूरत में हमारा काम ना रुके और हम कस्टमर को स्टिल क्लाउड सर्विसेज का एक्सेस दे सकें। क्लाउड यूजेज मॉनिटर जो मॉनिटर करता है क्लाउड यूजेज रिसोर्सेज की तमाम यूजेज और उनका ट्रैक रखता है। पे पर यूज़ मॉनिटर जो बिलिंग और इनवॉइसिंग के लिए यूज़ होता है। इसके बाद यहाँ पर एक एनोलॉजी दी हुई है। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है और उसका सर्वर जिस सर्वर पे वेबसाइट होस्ट हो रही है उस सर्वर पर कुछ इशू है और वो उसे अपडेट किया जा रहा है या फिर जो भी इशू है हमने क्या किया उस वेबसाइट को दूसरे सर्वर पर टेम्परेरीली शिफ्ट कर दिया। अब ये जो हमने शिफ्ट किया है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर वेबसाइट को जो यूज़र है यानी जो जो वेबसाइट पर ऑडियंस जो है उनको कभी ये चीज़ नोटिस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक जो है वो इंस्टेंटली रीराउट कर दिया जाता है। इंस्टेंटली जो ट्रैफिक उस सर्वर पे आ रहा था उसको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है नए सर्वर की तरफ। इसके बाद एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिए हुए 3 मार्क्स में आ सकता है। व्हाट इज सर्विस डुप्लीकेशन इन क्लाउड? आपने सर्विस रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस बता देना है। एमसीक्यूज में आ सकता है विच मॉड्यूल रीडायरेक्ट्स यूजर टू डुप्लीकेटेड सर्विसेज? किसका काम होता है यूजर्स को रीडायरेक्ट करना डुप्लीकेट सर्विस की तरफ? लोड बैलेंसर का। 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है एक्सप्लेन नॉन डिसरप्टिव रीलोकेशन विद एग्जांपल ऑफ मेंटेनेंस सिनेरियो। यानी कि अगर कोई एक रिसोर्स अंडर मेंटेनेंस है तो नॉन डिसरप्टिव सर्विस रिलोकेशन आर्किटेक्चर किस तरह से प्रोसेस करेगा इन सब चीज़ों को और रिसोर्सेज को रिलोकेट करेगा नए सर्वर्स की तरफ। ये पूरा आपने एक्सप्लेन करना है प्रोसेस जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। ये 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है ज़ीरो डाउन टाइम एंड क्लाउड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर, मॉड्यूल नंबर 128। सो ज़ीरो डाउन टाइम आर्किटेक्चर। So before we read the definition, let me tell you what is failover system. फेल ओवर सिस्टम ऐसे बैकअप सिस्टम्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेते हैं जैसे कोई मेन सिस्टम फेल करता है, फेल होता है किसी इशू की वजह से या जिस भी रीज़न से। तो फेल ओवर सिस्टम्स क्या करते हैं कि ऑल्टरनेट में मौजूद रहते हैं। जैसा ही कोई सिस्टम किसी भी इशू की वजह से डाउन टाइम में चला जाता है, फेल हो जाता है, तो बगैर किसी सर्विस इंटरप्शन के ये सिस्टम्स टेक ओवर कर लेते हैं और तमाम सर्विसेज इनकी तरफ डाइवर्ट कर दी जाती हैं। तो जो कस्टमर्स होते हैं वो ये चीज़ नोटिस भी नहीं करते, ये चीज़ इतनी ऑटोमेटिकली होती है। तो ज़ीरो डाउन टाइम आर्किटेक्चर क्या काम करता है? ये फेल ओवर सिस्टम्स का ऐसे ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है ताकि ऑटोमेटिकली वर्चुअल मशीन्स को स्विच कर दिया जाए फेल्ड सिस्टम की तरफ से वर्किंग सिस्टम्स की तरफ बगैर किसी सर्विस इंटरप्शन के। नाउ ये जो ट्रांसफरिंग का प्रोसेस है इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जैसे कि शेयर्ड लोकेशन। अगर हर वर्चुअल मशीन की अलग अलग इंडिविजुअल स्टोरेज होगी तो क्या होगा उससे कि जब हमें क्विकली मूव करना पड़ेगा किसी एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को मैनेज करना। तो जब शेयर्ड लोकेशन होती है तो उसकी वजह से बहुत स्विचिंग में आसानी हो जाती है क्विकली चीज़ें स्विच करने में किसी डाउन टाइम की फेल ओवर की सूरत में। सेकंड इज़ रिसोर्स क्लस्टर। अच्छा हम पढ़ रहे हैं ज़ीरो डाउन टाइम आर्किटेक्चर। ज़ीरो डाउन टाइम से मतलब होता है कि ऐसी सर्विस जो 1 सेकंड के लिए भी डाउन नहीं होती, यानी 1 सेकंड के लिए भी ऑफलाइन नहीं जाती। और ये कैसे मुमकिन है? एक्टिव एक्टिव रिसोर्स क्लस्टर इसकी वजह से मुमकिन है। एक्टिव रिसोर्स क्लस्टर आर द की टू मेक दैट हैपन। नाउ एक्टिव रिसोर्स क्लस्टर होते क्या है? मल्टीपल एक्टिव सर्वर्स या रिसोर्सेज जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर हर वक्त काम कर रहे होते हैं ताकि अगर कोई एक सर्वर या एक रिसोर्स फेल हो जाए तो दूसरा इंस्टेंटली टेक ओवर कर सके उसकी जगह पे ऑल्टरनेट में, ताकि कुछ भी वेटिंग में ना जाए, कुछ भी रीस्टार्ट ना जाए, कुछ भी डाउन ना जाए। तो ये जो एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन है ये ज़ीरो डाउन टाइम आर्किटेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद है क्लाउड यूसेज मॉनिटर, रिसोर्स एप्लीकेशन, वही सेम हमारे मैकेनिज्म जो हम इससे पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लाउड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर का काम होता है आपकी सर्विसेज को मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स में फैला देना इंस्टेड बजाय इसके कि किसी एक क्लाउड प्रोवाइडर पर रिलाई किया जाए। और अगर हम अपनी सर्विस किसी एक क्लाउड प्रोवाइडर पर को सिर्फ दे रहे हैं और उस एक के साथ अगर कोई इशू आता है तो फिर हमें अपनी सर्विस डाउन करनी पड़ जाएगी। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? ज़ीरो डाउन टाइम आर्किटेक्चर, यानी बिल्कुल ऐसी आर्किटेक्चर जिसमें ज़ीरो डाउन टाइम है, यानी 1 सेकंड के लिए भी कोई सर्विस ऑफलाइन नहीं जाती। तो ये कैसे होता है? क्लाउड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्विसेज को मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स में स्प्रेड करके।
तो इसका पर्पस क्या है? इससे सबसे पहले परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। किस तरह? कि जो भी ट्रैफ़िक होता है, तो उसका जो भी नियरेस्ट क्लाउड होता है या फिर जो भी बेस्ट वर्किंग क्लाउड होता है, उसकी तरफ उसे डाइवर्ट कर दिया जाता है। सेकंड इज़ अवेलेबिलिटी। अगर कोई एक क्लाउड फ़ेल होता है, तो दूसरा फ़ौरन से टेक ओवर कर लेता है, उसके ऑल्टरनेट में हमेशा मौजूद रहता है। थर्ड है लोड बैलेंसिंग, यानी कि किसी भी एक प्रोवाइडर पे लोड नहीं होता, हमेशा ट्रैफ़िक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता रहता है क्लाउड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर के ज़रिए। नाउ कैसे काम करता है ये? ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर का काम होता है ऐसे इश्यूज़ को मॉनिटर करते रहना, जैसे कि कोई क्लाउड किसी वजह से कोई क्लाउड सर्विस डाउन जा रही है, डाउन टाइम आ गया है या फिर बहुत सारे यूज़र्स अचानक से आ गए हैं। तो इस तरह के जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको मॉनिटर करना एएसएल ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर का काम होता है। इसका काम होता है ऐसे प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना और ऑटोमेटिकली इनके मुताबिक एक्शन लेना। जैसे अगर बहुत सारे यूज़र्स आ गए हैं अचानक से, तो ये ऑटोमेटिकली क्या एक्शन लेगा कि रीरूट कर देगा यूज़र्स को टू डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स। तो ये काम होता है ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर का, फेलियर्स को डिटेक्ट करना और उनके मुताबिक चीज़ें मैनेज करना और एक्शन लेना। इसके बाद यहाँ पे हमें एक एनालॉजी दी गई कि ज़ीरो डाउन टाइम इज़ लाइक शिफ्टिंग स्टूडेंट्स टू अनदर क्लासरूम व्हेन वन कोलैप्स। अगर एक क्लासरूम में कोई इशू आ गया तो फ़ौरन से स्टूडेंट्स को दूसरे क्लासरूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें अगेन एग्ज़ाम की एग्ज़ाम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एमसीक्यू से पूछा जा सकता है व्हाट अलाउज़ लाइव स्विचिंग ऑफ वर्चुअल मशीन्स आफ्टर फेलियर। जो वर्चुअल मशीन्स अगर किसी वजह से फ़ेल हो जाती हैं, तो किसका काम होता है उनको स्विच करना? फ़ेल ओवर सिस्टम का, जो अल्टरनेट में हमेशा मेन सिस्टम्स के साथ मौजूद रहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन ज़ीरो डाउन टाइम एंड क्लाउड बैलेंसिंग, यानी कि ज़ीरो डाउन टाइम आर्किटेक्चर और क्लाउड बैलेंसिंग आर्किटेक्चर दोनों में क्या डिफरेंस है? तो वो आप बताएँगे। डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर शॉर्ट में पूछे जाते हैं। लॉन्ग में है एक्सप्लेन क्लाउड बैलेंसिंग विद ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर। यहाँ पे आपसे जो हमने लास्ट में अभी जो एएसएल वाला टॉपिक पर है, इसका पूछा जा रहा है कि आप एएसएल के ज़रिए किस तरह से फेलियर्स को डिटेक्ट किया जाता है और उनके मुताबिक चीज़ें मैनेज की जाती है, पूरा प्रोसेस आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद मॉड्यूल 129 है हमारे पास रिसोर्स रिजर्वेशन आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर क्या करता है कि क्लाउड रिसोर्सेज की एक फिक्स्ड अमाउंट, एक मिनिमम गारंटीड अमाउंट को रिजर्व कर देता है अपने हर क्लाउड कंज्यूमर के लिए, ताकि जब कभी बहुत ज़्यादा डिमांड एक्सीड हो जाए, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आ जाए या बहुत ज़्यादा अचानक से यूज़र्स आ जाए और डिमांड बढ़ जाए, तो उस सूरत में उनके कंज्यूमर्स को कोई परफॉर्मेंस इश्यूज़ ना हो। ऐसी अवेलेबिलिटी की सूरत में, ताकि प्रिवेंट किया जा सके परफॉर्मेंस इश्यूज़ को, एक ये सारी चीज़ें किस आर्किटेक्चर में आती हैं? रिसोर्स रिज़र्वेशन आर्किटेक्चर में। नाउ रिसोर्स रिज़र्वेशन आर्किटेक्चर किस-किस जगह अप्लाई होता है? डेडिकेटेड रिसोर्सेज, हमने पढ़ा था कि डेडिकेटेड रिसोर्सेज में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज का पूल बना दिया जाता है, उनको ग्रुप कर दिया जाता है आपस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेडिकेटेड रिसोर्सेज मतलब कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी रैम, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस आपको जो भी चाहिए, वो सिर्फ आपके लिए रिजर्व की जाती है और वो कोई शेयर्ड क्लस्टर में नहीं होती, यानी कि वो सिर्फ आपकी रिसोर्स होती है, आपको उसको किसी और के साथ शेयर नहीं करना। शेयर्ड पूल में क्या होता है कि रिसोर्सेज को यूज़र्स के, मल्टीपल यूज़र्स के बीच में शेयर किया जाता है, लेकिन हर यूज़र की एक मिनिमम रिज़र्व्ड पोर्शन होता है, यानी हर यूज़र को एक मिनिमम रिज़र्व्ड पोर्शन दे दिया जाता है और वो उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हम किसी बुफ़े में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वो बुफ़े होता है, ऐसा नहीं है कि हम जब दिल चाहे आके खा सकें। तो इसी तरह शेयर्ड पूल्स में रिसोर्सेज़ को शेयर तो किया जाता है मल्टीपल यूज़र्स के बीच में, लेकिन एक मिनिमम रिज़र्व पोर्शन होता है हर यूज़र का। सिबलिंग और नेस्टेड पूल्स में क्या होता है कि जो रिजर्वेशंस होती हैं, रिसोर्सेज को रिजर्व करने का जो प्रोसेस होता है, वो सेम लेवल पर भी हो सकता है जैसा कि सिबलिंग पूल्स में होता है, और लार्जर ग्रुप्स में भी हो सकता है जैसा कि नेस्टेड पूल्स में होता है। हमने पढ़ा था कि नेस्टेड पूल्स क्या होते हैं, एक लार्ज पूल के अंदर छोटे छोटे पूल्स होते हैं, सब पूल्स होते हैं। तो हर सब पूल जो है वो अपनी रिसोर्स रिजर्व करवा सकता है। कौन कौन से मॉड्यूल्स जो हैं वो इस आर्किटेक्चर में यूज़ होते हैं, कौन-कौन से मॉड्यूल्स इस आर्किटेक्चर में अपना पार्ट प्ले करते हैं? रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, यानी इन रिसोर्सेज को मैनेज करने वाला सिस्टम। जब रिसोर्सेज रिजर्व किए जा रहे हैं किसी
हर कस्टमर के लिए, तो उनको मैनेज करने के लिए वाला भी तो सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद है लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर, हमने पढ़ा था लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर बाउंड्रीज सेट करता है, इनविजिबल वॉल्स क्रिएट करता है शेयर्ड यूजर्स के बीच में, ताकि वो एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज को शेयर तो कर रहे हैं बट उनकी प्राइवेसी और उनकी डेटा सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जा सके। क्लाउड यूजेज मॉनिटर, यानी कि जो भी यूजेज है उसको ट्रैक करना, मॉनिटर करना, क्लाउड यूजेज मॉनिटर का काम होता है। और रिसोर्स एप्लीकेशन, यानी कि रिसोर्सेज को डुप्लीकेट करना, ताकि लोड बैलेंसिंग वगैरह की सूरत में उनको उनको ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स की तरफ टेक ओवर किया जा सके। इसके बाद यहाँ पे एक एनोलॉजी दी हुई है, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, अक्सर रेस्टोरेंट्स में ऐसा होता है कि एक रिजर्वेशन कराई जाती है, यानी कि अगर आप पहले से किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करा लेते हैं, यानी कि आप अपना रिसोर्स रिजर्व करा लेते हैं, तो बाद में आप चाहे जब भी जाएं, आपके लिए एक टेबल जो है वो फिक्स कर दी जाती है। चाहे जितना भी रश हो, जितने भी कस्टमर्स आ जाए, आप चाहे जब भी जाएं, आपके लिए एक टेबल फिक्स कर दी जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रिसोर्स रिजर्वेशन आर्किटेक्चर में होता है। इसके बाद एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज में आ सकता है व्हाट प्रिवेंट्स बोरोइंग फ्रॉम रिजर्व्ड पूल, रिजर्वेशन थ्रेशोल्ड। 3 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज रिसोर्स रिजर्वेशन। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है एक्सप्लेन आर्किटेक्चर विद एग्जांपल ऑफ सिबलिंग एंड नेस्टेड पूल्स, यानी कि सिबलिंग और नेस्टेड पूल्स में जो रिजर्वेशन आर्किटेक्चर है वो कैसे काम करते हैं वो एक्सप्लेन करें। इसके बाद हमारा 130th मॉड्यूल है डायनेमिक फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी आर्किटेक्चर। डायनेमिक फेलियर डिटेक्शन से मुराद एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम जिसका काम है क्लाउड इवेंट्स को मॉनिटर करना, फेलियर्स को डिटेक्ट करना, और जैसे ही वो किसी प्रॉब्लम को, किसी इशू को डिटेक्ट करे, फ़ौरन से उसके मुताबिक रिकवरी एक्शंस एग्जीक्यूट कर देना। ये काम होता है डायनेमिक फेलियर डिटेक्शन का। इट्स लाइक आपके फ़ोन पे कोई एआई टूल या फिर कोई स्मार्ट गार्ड आपके क्लाउड सिस्टम पे इंस्टॉल हुआ है, जो हर वक्त मॉनिटर कर रहा है। जैसे ही कोई चीज़ गलत होती हुई उसे दिखती है, वो फ़ौरन से क्या करता है कि उस फेलियर को इंस्टेंटली सबसे पहले प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है, और बगैर किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के फ़ौरन से उसके जो भी पर्टिकुलर एक्शन रिक्वायर्ड होता है उस वक्त वो फ़ौरन से एक्शन लेता है, एग्जीक्यूट करता है उस प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए या फिक्स करने के लिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर ट्रैफिक आ गया, उसकी वजह से परफॉर्मेंस इशू हो रहा है, तो फ़ौरन से ट्रैफिक को लोड बैलेंस कर देना किसी हेल्दी सर्वर के ऊपर। ये जो आर्किटेक्चर है, ये क्योंकि हर वक्त आपके सिस्टम को मॉनिटर कर रहा होता है, इसलिए इसको वॉचडॉग मॉड्यूल भी कहा जाता है। इसके 5 कोर फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हर वक्त मॉनिटर करना। सेकंड, इवेंट की आइडेंटिफिकेशन करना, यानी कोई प्रॉब्लम हो उसको डिटेक्ट करना। थर्ड, एग्जीक्यूटिंग रिस्पॉन्स, जो भी पॉसिबल रिस्पॉन्स उस वक्त अवेलेबल है, जो भी प्रॉब्लम अकर हुई है उसके मुताबिक जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है रिस्पॉन्स विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन, फ़ौरन से ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट करना। उसके बाद रिपोर्ट करना, और फिर अगर मज़ीद उसमें किसी अपग्रेड की ज़रूरत है या फिर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो अलर्ट्स को इन द फ्यूचर ट्रिगर करना। ये जो वॉचडॉग मॉड्यूल होता है, इसके पास इतना कंट्रोल होता है, इतना एक्सेस होता है सिस्टम का, कि ये ज़रूरत के मुताबिक रिकवरी स्क्रिप्ट्स को रन कर सकता है, सर्विसेज को रीस्टार्ट कर सकता है और नोटिफिकेशंस को ट्रिगर कर सकता है। ये कब यूज़ किया जाता है? एसएलए मैनेजमेंट और फेल ओवर सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है, ताकि जब भी कभी कोई सिस्टम फेल हो रहा हो या डाउन टाइम हो रहा हो किसी सिस्टम का, तो फ़ौरन से ऑल्टरनेटिव सिस्टम पे उसे वर्चुअल मशीन्स को फ़ौरन से ट्रांसफ़र किया जा सके, माइग्रेट किया जा सके। यहाँ पे एक एनालॉजी दी हुई है, जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स में या बड़े-बड़े ऑफिसेज़ में स्मोक डिटेक्टर्स लगी होती हैं। क्या होता है कि जैसे ही वो स्मोक डिटेक्ट करता है, वो सिर्फ बीप, यानी कि अलर्ट नहीं देता, एक सायरन बजा के सबको अलर्ट नहीं करता, वो फ़ौरन से क्या करता है, स्प्रिंकल्स, पानी के स्प्रिंकल्स छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से अगर कहीं भी आग लगी होती है वो आग को डिटेक्ट करता है। तो 2 चीज़ें करता है, सबसे पहले वो सबको अलर्ट करता है, उसके बाद वो खाली सबको अलर्ट करके रुक नहीं जाता, वो उसके मुताबिक एक्शन भी लेता है। कैसे? पानी स्प्रिंकल्स करके और फायर फाइटर्स को नोटिफाई करके। तो ये जो हमारा एक वॉचडॉग मॉड्यूल है, ये भी एक स्मोक डिटेक्टर की तरह काम करता है। हमारे सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, उनको जो है उसके बाद जो भी रिजर्व डिपार्टमेंट होते हैं उनको नोटिफाई करता है, और उसके बाद फ़ौरन से एक्शंस एग्जीक्यूट करता है।
इसके बाद हमें कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एमसीक्यूज में आ सकता है व्हाट मॉड्यूल परफॉर्म्स ऑटोमेटेड रिकवरी रूटीन्स। कौन सा मॉड्यूल किसका काम होता है ऑटोमेटेड रिकवरी रूटीन्स मैनेज करना? रेजिलिएंट वॉचडॉग या फिर डायनेमिक फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, एक ही मॉड्यूल के दो नाम है, दोनों सेम है। उसके बाद 3 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है लिस्ट एनी 3 कोर फंक्शंस ऑफ फेलियर डिटेक्शन आर्किटेक्चर। हमने जो ऊपर 5 कोर फंक्शंस पढ़े हैं फेलियर डिटेक्शन आर्किटेक्चर के, उसमें से भी कोई से भी 3 आप यहाँ पे बता सकते हैं, ये शॉर्ट में आ सकता है। 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है डिस्क्राइब फेलियर डिटेक्शन विद अ यूज केस। फेलियर डिटेक्शन आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है एक एग्जाम्पल के साथ। हमने जो ऊपर ये स्मोक डिटेक्टर वाली एग्जाम्पल पढ़ी है, आप सिंपल इसको यूज़ करके फेलियर डिटेक्शन का पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किस तरह फेलियर डिटेक्ट किया जाता है, फिर जो भी उससे रिजर्व्ड डिपार्टमेंट होता है उसको नोटिफाई किया जाता है और जो भी एक्शन लिया जाता है वो सारी चीज़ें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 131 विच इज़ बेयर मेटल प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर। नाउ बेयर मेटल क्या होता है? बेयर मेटल रेफर करते हैं एक ऐसी फिजिकल मशीन को जिसमें कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई हाइपरवाइजर कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं हुआ हुआ, यानी बिल्कुल एक ब्रांड न्यू कंप्यूटर है स्ट्रेट फ्रॉम द फैक्ट्री। तो ऐसे किसी फिजिकल मशीन को जिसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंप्यूटर है, तो उसको हम बेयर मेटल कहते हैं। सो बेयर मेटल प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर क्या होता है? एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें फिजिकल सर्वर को स्क्रैच से बिल्कुल इंस्टॉल किया जाता है ऑटोमेटिकली रिमोटली कस्टमर डिमांड के मुताबिक। रिमोटली मतलब कि फिजिकली आप अवेलेबल नहीं है, आप दूर से बैठ के वर्चुअली फिजिकल सर्वर को स्क्रैच से बिल्कुल सेटअप कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। नाउ जब बेयर मेटल प्रोविजनिंग स्टार्ट होती है तो जो फिजिकल सर्वर्स होते हैं बिल्कुल एम्प्टी होते हैं, क्योंकि उनमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई हाइपरवाइजर इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ था। तो वो सिर्फ एक ब्लैंक कंप्यूटर की तरह होते हैं, सिर्फ एक हार्डवेयर की तरह होते हैं, तो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ होता। तो फिर हम कैसे चीज़ें इंस्टॉल करेंगे इन पे? अब क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैंक कंप्यूटर होते हैं और इन पे कुछ भी इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ होता, तो हम किसी रेगुलर कंप्यूटर की तरह इनको ईजिली डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कुछ भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी वीएम या कुछ भी वर्चुअल मशीन वगैरह और कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह ऐसे ब्रांड न्यू सिस्टम पर इंस्टॉल करने के लिए जो ये ब्रांड न्यू कंप्यूटर्स होते हैं वो एक स्पेशल रिमोट एक्सेस टूल के साथ आते हैं, जो इसके अंदर बिल्ड इन होता है। ये टूल का यूज़ करके उसमें जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इस टूल को हम क्या कहते हैं? रिमोट मैनेजमेंट कंसोल। नाउ ये जो रिमोट कंसोल होता है ये क्या करता है? ये अलाउ करता है सिस्टम एडमिन को कि वो किसी दूसरे कंप्यूटर से बैठ के इस कंप्यूटर का सर्वर एक्सेस कर सके। अब जब वो एक्सेस कर सकते हैं तो वो क्या करेंगे? वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमोटली, वर्चुअली एक डिस्टेंस से बैठ के इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी हाइपरवाइज़र इंस्टॉल करने हैं वो रिमोटली इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब भी सर्वर स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है या फिर सर्वर के हार्डवेयर को मॉनिटर करना है, ये सब रिमोट कंसोल के ज़रिए किया जाता है। नाउ इस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने एक सर्वर रिक्वेस्ट किया, ठीक है, कि मुझे ये सर्वर चाहिए। उसके बाद क्लाउड सिस्टम क्या करता है कि फ़ौरन से एक रियल और अनयूज्ड सर्वर पिक करता है और उसको रिमोटली इंस्टॉलेशंस की स्टार्ट कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो भी चूज़ करते हैं हमने पढ़ा, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले कि सब कुछ कस्टमर डिमांड के मुताबिक होता है, यानी जो चीज़ें आप बोलेंगे आपकी डिमांड के मुताबिक, आपकी कंडीशंस के मुताबिक वो चीज़ें कॉन्फ़िगर की जाएँगी। तो रिमोटली क्या करता है जो सर्वर होता है वो इंस्टॉल कर देता है आपकी मर्ज़ी का ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कुछ रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस चाहिए तो वो सब आपकी मर्ज़ी से ये आर्किटेक्चर की हेल्प से आपके सिस्टम में, आपके ब्रांड न्यू सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाता है। नाउ इसके कुछ बेनिफिट्स हैं या फिर हम इसको क्यों यूज़ करें, क्यों प्रेफ़र करें इसे दूसरे आर्किटेक्चर्स पे? तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि क्योंकि ये सिस्टम फिज़िकल होता है, वर्चुअल नहीं होता, सही है? फिज़िकली चीज़ें इस पे स्टार्ट से बिल्कुल स्क्रैच से कॉन्फ़िगर की जाती हैं और ये इंडिविजुअली सिर्फ़ आपका सिस्टम होता है, शेयर्ड नहीं होता जिस तरह हम पहले पढ़ते हुए आए हैं। तो क्योंकि शेयर्ड नहीं होता और ये फिज़िकल होते तो ये बहुत ज़्यादा हाई परफ़ॉर्मेंस देता है। सेकंड पॉइंट कि कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो वर्चुअल मशीन्स पे और वर्चुअल सिस्टम्स पे अच्छे से रन नहीं कर पाती, तो वो ऐप ऐसे फिजिकल सर्वर्स पर बहुत अच्छे से रन कर पाती हैं। थर्ड, क्योंकि सब कुछ फिजिकली है और कस्टमर के डिमांड के मुताबिक होता है, तो इसलिए कस्टमर का, यूज़र का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ों पे। तो हम जल्दी से इसको समराइज़ करते हैं। बेयर मेटल प्रोविजनिंग से क्या मतलब हुआ
ऐसा क्लाउड सिस्टम जो ऑटोमेटिकली एक रियल फिजिकल सर्वर को स्क्रैच से बिल्कुल आपके सिस्टम की सेटअप कर दे, कॉन्फ़िगर कर दे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक और वो डायरेक्टली आपको यूज़ करने के लिए दे दे। तो ये कहलाता है बेयर मेटल प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर। नाउ इसके बाद यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं कि किस तरह से आप एक बेयर मेटल सर्वर इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। वही स्टेप्स हैं कि कंज़्यूमर सबसे पहले सेल्फ सर्विस पोर्टल के ज़रिए, हमने बिल्कुल अपने फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था सेल्फ सर्विस पोर्टल, तो उस सेल्फ सर्विस पोर्टल के ज़रिए कस्टमर खुद जाके रिक्वेस्ट सबमिट करता है। सेकंड पे क्या होता है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पिक करती है जो भी कस्टमर की कंडीशंस के मुताबिक होता है, जो भी अवेलेबल होता है, अनयूज्ड होता है। उसके बाद कस्टमर ने जो भी चूज़ किया होता है हाइपरवाइज़र, सॉफ्टवेयर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम, उन सबको रिमोटली सिस्टम पर इंस्टॉल किया जाता है और उसके बाद से सर्वर जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाता है यूज़र के कि वो उसे डायरेक्टली यूज़ कर सके। इसके बाद है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड मैन्युअली और विया डीएचसीपी। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हमें एक आईपी एड्रेस क्यों चाहिए? हर डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है ताकि दूसरी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट कर सकें। सो एक फिजिकल सर्वर के लिए एक आईपी एड्रेस जो है वो एक होम एड्रेस की तरह होता है। विदाउट एन आईपी एड्रेस कोई भी उस फिजिकल सर्वर को रीच आउट नहीं कर सकता, उससे कनेक्ट नहीं कर सकता, उससे बात नहीं कर सकता। सो इन बेयर मेटल प्रोविजनिंग क्या होता है, अब हम एक ब्लैंक फिजिकल सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर रहे होते हैं तो उस सर्वर का ज़रूर से एक आईपी एड्रेस होना चाहिए ताकि हम उससे कनेक्ट कर सकें और उसको रिमोट मैनेजमेंट कंसोल से कनेक्ट कर सकें। रिमोट मैनेजमेंट कंसोल कौन सा टूल था जिसके ज़रिए हम अपने मर्ज़ी के सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मशीन्स और हाइपरवाइज़र ये सब उस फिजिकल सर्वर से कनेक्ट करते हैं। तो हम ये सब चीज़ें तभी उस सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं रिमोट मैनेजमेंट कंसोल के ज़रिए जब जब उस सर्वर के पास एक आईपी एड्रेस मौजूद होगा और हम उस पे अपनी मर्ज़ी के हाइपरवाइज़र्स और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। और किसी भी सिस्टम पर आईपी एड्रेस डालने के, आईपी एड्रेस असाइन करने के किसी भी सर्वर को 2 तरीके होते हैं। पहला होता है मैनुअली। मैनुअली में क्या होता है कि कोई भी इंसान जो है, वो सर्वर की सेटिंग में जाके मैनुअली टाइप करता है आईपी एड्रेस को। इसको कहते हैं स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा होता है ऑटोमैटिकली। पहला कौन सा तरीका था? मैनुअली। दूसरा होता है ऑटोमैटिकली विया डीएचसीपी। डीएचसीपी का मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें फिजिकल सर्वर्स को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिए जाते हैं जिस भी नेटवर्क से वो कनेक्टेड होते हैं। तो क्या करता है सर्वर कि सर्वर डीएचसीपी सर्वर से मांगता है अपने लिए आईपी एड्रेस और जब वो मांगता है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर, तो उसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। जिस तरह के हम किसी होटल में जा रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट से बोलें कि हमें एक रूम दे दें, तो वो फ़ौरन से जो भी रूम अवेलेबल होता है वो दे देते हैं। तो इसी तरह से हमने पढ़ा कि 2 तरीकों से आईपी एड्रेस सर्वर्स को असाइन किए जाते हैं, पहला मैन्युअली और दूसरा डीएचसीपी के ज़रिए। यहाँ पर बेयर मेटल प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर में दोनों तरीकों से आईपी एड्रेस फिजिकल सर्वर्स को असाइन किया जाता है, मैन्युअली भी किया जाता है और फिजिकली भी किया जाता है। इसके बाद ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग अवॉइड एरर्स, क्योंकि सारा काम ऑटोमेटेड होता है, कोई इंसान मैन्युअली बैठ के नहीं कर रहा होता, तो इसलिए एरर्स की चांसेस बहुत कम होती हैं। इसके बाद यहाँ पर एक एनालॉजी दी हुई है कि आपने फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एक लैपटॉप ऑर्डर किया, ब्रांड न्यू लैपटॉप, और जब वो आपको डिलीवर हुआ तो उसमें सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ था क्योंकि आपने पहले से रिक्वेस्ट भेजी होगी कि आपने हम मुझे ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल चाहिए। तो सारी चीज़ें पहले से आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक इंस्टॉल हुई भी मिल गई। इसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम टिप्स दी हुई हैं, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। विच प्रोविजनिंग लैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और हाइपरवाइजर एट स्टार्ट, यानी कौन सा ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और हाइपरवाइजर शुरू में इंस्टॉल नहीं हुए होते या फिर नहीं मौजूद होते। तो बेयर मेटल आर्किटेक्चर, बेयर मेटल सिस्टम एक ऐसा सर्वर होता है। 3 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि बेयर मेटल प्रोविजनिंग के स्टेप्स बताएं कि किस तरह से बेयर मेटल प्रोविजनिंग की जाती है, पूरा प्रोसेस। हमने जो ऊपर स्टेप्स पढ़े हैं कि पहले सबसे पहले कंज्यूमर सर्विस पोर्टल के ज़रिए एक रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, वो वाले तमाम स्टेप्स आपने यहाँ पे बता देने हैं। अगर आप शॉर्ट में भी बताएँ तो चलेगा क्योंकि ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है। इसके बाद 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि फुल प्रोसेस विद सेल्फ सर्विस पोर्टल, यानी कि सेम क्वेश्चन है, बस आपको फुल प्रोसेस उसमें एक्सप्लेन करना है विद सेल्फ सर्विस पोर्टल कि किस तरह से कंज्यूमर हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो है सेल्फ सर्विस पोर्टल में कस्टमर खुद जाता है ब्राउज़िंग चूज़ करके अपनी मर्ज़ी का प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है, फिर उसको प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, उसके बाद का सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है। तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं और पूरा प्रोसेस आपको बताना है इंक्लूडिंग सेल्फ सर्विस पोर्टल।
सो हम यहाँ पे जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं कि हमने अपने 131th मॉड्यूल में क्या पढ़ा है। सो सबसे पहले हमने पढ़ा बेयर मेटल यानी कि एक ब्रांड न्यू कंप्यूटर, एक ब्रांड न्यू फिजिकल मशीन जिसमें कोई सॉफ्टवेयर, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई हाइपरवाइज़र कुछ भी इंस्टॉल नहीं हुआ होता। बेयर मेटल प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर में क्या होता है कि डिमांड के मुताबिक स्क्रैच से बिल्कुल फिजिकल सर्वर्स को रिमोटली बैठ के सेटअप किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि हम एक टूल का यूज़ करते हैं अपने सिस्टम पर अपनी मर्ज़ी के ऑपरेटिंग सिस्टम और हाइपरवाइज़र्स को इंस्टॉल करने के लिए। उस टूल का क्या नाम है? रिमोट मैनेजमेंट कंसोल। इसके बाद हमने पढ़ा कि अपने फिजिकल सिस्टम को रिमोट मैनेजमेंट कंसोल से कनेक्ट करने के लिए हमें एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है। फिर आईपी एड्रेस हमने पढ़ा कि 2 तरीके से असाइन किए जाते हैं, मैन्युअली और ऑटोमेटिकली डीएचसीपी के ज़रिए। डीएचसीपी क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ठीक है? तो इसलिए एमसीक्यूज़ के हवाले से इसको याद रखिएगा। इसके बाद हमने स्टेप्स पढ़े कि क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, जो प्रोविज़निंग कैसे की जाती है, वो तमाम स्टेप्स। सो इसके बाद हमारा है मॉड्यूल 132 व्हिच इज़ रैपिड प्रोविज़निंग आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोविज़निंग क्या होती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि ये वर्ड हमारे पूरे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। मैं एक और दफ़ा बता देती हूँ कि प्रोविज़निंग का मतलब होता है क्लाउड रिसोर्सेज़ को सेटअप करना, कॉन्फ़िगर करना। क्लाउड रिसोर्सेज़ यानी कि वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज डिवाइसेज़, नेटवर्क, डेटाबेसेस, ये सब क्लाउड रिसोर्सेज़ हैं। तो इनको प्रोविज़न करना, कॉन्फ़िगर करना, सेटअप करना, ये प्रोविजनिंग होता है। इसके बाद रैपिड प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर क्या होता है? ये एक ऐसा क्लाउड सेटअप है जो आपको 3 चीज़ें अलाउ करता है। पहली चीज़, मल्टीपल क्लाउड रिसोर्सेज़ आप एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, ऑटोमैटिकली क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड, बहुत ज़्यादा क्विकली, जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें रैपिड प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर आपको अलाउ करते हैं। नाउ ये क्यों यूज़फुल है? हम इसको क्यों इस्तेमाल करें? सबसे पहला पॉइंट, अब क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, क्विकली हो रही हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग वन बाय वन, आप विद इन वन क्लिक हर चीज़ एक साथ लॉन्च कर दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपका टाइम सेव हो रहा है। सेकंड, आपकी ह्यूमन एरर्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि सारा प्रोसेस जो है वो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के ज़रिए ऑटोमेटेड होता है। नाउ हम इसको जल्दी से एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको एक न्यू ऐप लॉन्च करनी है जिसमें आपको 5 वर्चुअल मशीन चाहिए, एक डेटाबेस चाहिए, एक लोड बैलेंसर चाहिए और एक स्टोरेज डिवाइस चाहिए। सो अगर आप इस ऐप को लॉन्च करें बगैर किसी रैपिड प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर के, तो आपको क्या करना होगा कि आप मैन्युअली हर चीज़ क्रिएट करेंगे वन बाय वन, और इससे क्या होगा कि ये ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा मैनुअल एफर्ट लेगा। बट अगर आप ये ऐप लॉन्च करते हैं विद रैपिड प्रोविजनिंग, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि विद इन वन क्लिक एक बटन आप प्रेस करेंगे और सारे रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे एक साथ, विद इन मिनट्स। एक सिंपल एनालॉजी से अगर मैं आपको बताऊँ, तो फॉर एग्जांपल हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम एक कॉम्बो मील ऑर्डर करते हैं। सही है, कॉम्बो मील में क्या होता है, हर चीज़ इंक्लूडेड होती है उसमें। बट अगर यही हम क्या करें कि हर चीज़ अलग-अलग ऑर्डर करें, कि हमें अलग बर्गर, अलग फ्राइज़, अलग ड्रिंक ऑर्डर करें, तो उसमें टाइम लगेगा। बट अगर हम एक कॉम्बो मील ऑर्डर करते हैं तो सारी चीज़ें एक साथ आएँगी और हमें ज़्यादा मैनुअल एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। तो यही एग्जांपल है रैपिड प्रोविजनिंग की। नाउ इसके बाद हमें कुछ की एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनके बगैर रैपिड प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहला है सर्वर टेम्पलेट्स एंड इमेजेस। ये एक प्री कॉन्फ़िगर्ड, पहले से सेटअप की हुई ब्लूप्रिंट्स होती हैं सर्वर्स की, जिसमें हर चीज़ इंक्लूडेड होती है। यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं और पहले से इंस्टॉल किए हुए सेटिंग्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, हर चीज़ इसमें पहले से इंक्लूडेड होती है। सो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल शुरू से हर चीज़ बिल्ड करने के बजाय हम सिर्फ क्या करते हैं, इस टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट करके लॉन्च कर देते हैं। तो हमें सारी मेहनत हर चीज़ को क्रिएट करना फ्रॉम स्क्रैच एक-एक करके हमें ये नहीं करना पड़ता। सही है, जैसे कि क्या होता है, जो बेकर्स वगैरह होते हैं वो कुकी कटर्स यूज़ करते हैं। क्या होता है कि हमने पूरी डो सेट की, उसके बाद कुकी कटर रख-रख के हम स्टार शेप में फॉर एग्जांपल सब काट लेते हैं, तो हमें हर एक को मैन्युअली नहीं सेटअप करना पड़ता। सेम यही एग्जांपल है सर्वर टेम्पलेट एंड इमेजेस की। इसके बाद है ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन बेसलाइन। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस के स्टैंडर्ड वर्जन्स होते हैं, ठीक है? जिसमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्लीन और अप्रूव तरीके से डिफ़ाइन की गई होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने विंडोज़ 11 इंस्टॉल करी है, ठीक है? ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके साथ जितने भी एंटीवायरसेस होते हैं और प्री इंस्टॉल्ड सेटिंग्स होती हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होती हैं, और जो अपडेट्स आती रहती हैं बाद में, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन स्टैंडर्ड वर्जन का पार्ट होती हैं। तो जब आप ये एप्लीकेशन बेसलाइन इस्तेमाल करते हैं, तो हर सिस्टम के साथ एक कंसिस्टेंसी आ जाती है, यानी कि हर सिस्टम एक सेम पेज पे होता है, यानी इक्वली
उनका लेवल होता है। इसके बाद स्क्रिप्ट्स फॉर ऑटोमेशन। स्क्रिप्ट्स ऑफ ऑटोमेशन क्या होता है? ये कोड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि लिखी हुई रिटन कोड इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि सिस्टम को ये बताती हैं कि उसने क्या करना है, यानी कि कैसे ऐप्स इंस्टॉल करनी है, पासवर्ड्स कैसे सेट करनी है, नेटवर्क सेटिंग्स कैसे कॉन्फ़िगर करनी है। तो बगैर किसी ह्यूमन एफर्ट के, यानी बगैर किसी मैनुअल एफर्ट के ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ के सिस्टम खुद कर लेता है। जैसे कि हम किसी रोबोट के अंदर हम सारी रेसिपीज इंस्टॉल कर दें, पहले से उसको स्क्रिप्ट दे दें, तो फिर हमें जो भी अपनी फेवरेट डिश बनानी होगी, हम सिर्फ उसका नाम लिखेंगे और वो रोबोट हमें ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप वो सारे काम करके दे देगा। तो यही सेम चीज़ स्क्रिप्ट्स फॉर ऑटोमेशन, यानी कि रिटन कोड्स हम सिस्टम को दे देते हैं और सिस्टम उनको पढ़ के उसके मुताबिक एक्ट करता है। नाउ इसके बाद है सेंट्रल प्रोविजनिंग कंट्रोलर। नाउ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इन सारे एलिमेंट्स में से जो हमने अब तक पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल प्रोविजनिंग कंट्रोलर इज़ लाइक अ ब्रेन और अ मैनेजर ऑफ द एंटायर प्रोविजनिंग प्रोसेस। ये जो पूरा प्रोविजनिंग का प्रोसेस होता है, इसमें सेंट्रल प्रोविजनिंग कंट्रोलर एक ब्रेन की तरह एक्ट करता है। इसका काम होता है तमाम रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, यानी तमाम रिसोर्सेज जो भी कस्टमर ने बोले हैं, यूज़र ने बोले हैं, उनको जब डिप्लॉय किया जा रहा होता है, यानी कि इंस्टॉल किया जा रहा होता है, उस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करना और अगर कोई इशू आ जाए तो कोऑर्डिनेट करना, उस इशू को एड्रेस करना और रिजॉल्व करना। इसके बाद इट इंश्योर्स एवरीथिंग दैट इज़ क्रिएटेड इन द राइट ऑर्डर एंड कनेक्टेड प्रॉपर्ली। यानी कि इसका काम होता है कि हर चीज़ को बिल्कुल ही सही ऑर्डर के साथ एक दूसरे के साथ क्रिएट करना और तमाम चीज़ों को प्रॉपर्ली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखना ताकि हर चीज़ साइमल्टेनियसली वर्क कर सके। इसके बाद हमें एक एनालॉजी दी हुई है कि लाइक कॉपीइंग अ क्लासरूम सीटिंग चार्ट टू 50 क्लासरूम्स इंस्टेड ऑफ अरेंजिंग ईच वन इंडिविजुअली। यानी कि हमने एक क्लासरूम को अपनी मर्जी की सीटिंग मैनेजमेंट के मुताबिक, सीटिंग अरेंजमेंट के मुताबिक सेट कर लिया। अब बाकी के जो भी 50 रूम्स है उसमें हमने सेम वही प्रोसेस रिपीट कर दिया, सेम उसी तरह से हमने हर चीज़ को अरेंज कर दिया, बजाय इसके कि हम हर क्लासरूम में जाते और इंडिविजुअली हम कहते कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए। हमने एक दफ़ा डिज़ाइन सेट किया और तमाम क्लासरूम्स में वही डिज़ाइन अप्लाई कर दिया। इसके बाद कुछ हमें क्वेश्चंस एग्जांपल दी हुई हैं। जैसे एमसीक्यूज में आ सकते हैं, विच आर्किटेक्चर प्रोविजन मल्टीपल वीएम एट वंस। कौन सा आर्किटेक्चर होता है जिसमें हम एक से ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स को एक साथ प्रोविजन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं? दैट इज़ रैपिड प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, मेंशन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रैपिड प्रोविजनिंग। हमने जो ऊपर स्टेप्स पढ़े हैं वो तमाम स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं, आप शॉर्ट शॉर्ट लिख सकती हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, विच एलिमेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रैपिड प्रोविजनिंग आर्किटेक्चर। कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो इस आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? हमने जो ऊपर की एलिमेंट्स पढ़े हैं वो तमाम आपने, और जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है, आप सब में जस्ट वन लाइन एक्सप्लेनेशन लिख के उन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये आई थिंक लास्ट मॉड्यूल है, हमने 9 मॉड्यूल्स इस लेसन में कवर किए हैं। तो इसके बाद हमारे लास्ट मॉड्यूल है। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ज़रूर फीडबैक दे के जाएँ, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और अगर हम कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो भी बताएँ। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। इसके बाद हमारे लास्ट मॉड्यूल का नाम है स्टोरेज वर्कलोड मैनेजमेंट आर्किटेक्चर। नाउ ये एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है जो तमाम स्टोरेज टास्क को बिल्कुल इवनली, इक्वली तमाम अवेलेबल क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि किसी भी एक सिंगल डिवाइस ओवरलोड ना हो। तो ये हमारे पास काम कैसे करता है? इसमें होते हैं लॉजिकल यूनिट नंबर्स, LUN। नाउ ये जो लॉजिकल यूनिट नंबर्स होते हैं ना, दीज आर लाइक किसी बहुत छोटे-छोटे से स्टोरेज डिवाइसेस आप समझ लें, जो कि सर्वर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी है तो उसमें छोटे-छोटे पोर्शंस जो हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशंस को या फिर डिफरेंट सर्वर्स को असाइन कर दिए जाते हैं। ये होता है लॉजिकल यूनिट नंबर। नाउ ये जो लॉजिकल यूनिट नंबर्स होते हैं डिफरेंट डिवाइसेस की बीच में बैलेंस किए जाते हैं। कैसे? जो सिस्टम होता है वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है कि हर स्टोरेज डिवाइस कितना बिजी है, कितना उस पे लोड है, कितना ट्रैफिक वो डील कर रही है। जैसे ही किसी एक सिस्टम पे वो देखता है कि वो ओवरलोड होने लगी और
उसी टाइम मीनवाइल कोई और सिस्टम जो है वो अंडर यूज़ हो रहा है, यानी कि कम यूज़ हो रहा है और उस पे ट्रैफ़िक कम है। तो फ़ौरन से सिस्टम क्या करता है कि जो लॉजिकल यूनिट नंबर्स हैं उनको रीअसाइन कर देता है लोड को बैलेंस करने के लिए। इससे क्या होता है कि परफ़ॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, यानी हमारे रिसोर्सेज़ रिलायबल हो जाते हैं, हम उनको एक लंबे वक़्त तक इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी तरह से तमाम रिसोर्सेज़ यूटिलाइज़ हो जाते हैं। ना कोई रिसोर्स ओवर यूज़ होता है, ना कोई रिसोर्स अंडर यूज़ होता है। जल्दी से एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ट्रक्स हैं जिनका काम है पैकेजेस डिलीवर करना, ठीक है? उनमें 1 ट्रक है जो सारा पैकेज डिलीवर कर रहा है और बाकी के 4 ट्रक फ़ारिग बैठे हैं। तो सिस्टम क्या करेगा, जल्दी से तमाम पैकेजेस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पाँचों के पाँचों ट्रक्स में। तो फिर इससे क्या होगा कि कोई एक सिंगल ट्रक जो है ओवरलोड नहीं होगा, ज़्यादा काम नहीं करेगा और जो डिलीवरीज़ हैं वो फ़ास्ट हो जाएँगी, उनका टाइम पीरियड कम हो जाएगा और वो जल्दी से डिलीवर हो सकेंगी। नाउ ये काम कैसे करता है, मैकेनिज़्म दिया हुआ है कि सबसे पहले स्टोरेज मॉनिटर जो है वो जल्दी से ओवरबर्डन डिवाइसेस डिटेक्ट करता है, यानी ऐसी डिवाइसेस जो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है, जिन पे बहुत ज़्यादा लोड है। फिर उसके बाद जल्दी से स्टोरेज सिस्टम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है लॉजिकल यूनिट नंबर्स को। यानी कि जो सिस्टम दूसरे अवेलेबल सिस्टम होते हैं जो उस टाइम पे कम लोड डील कर रहे होते हैं या फिर जिन पर बिल्कुल भी लोड नहीं होता, तो फ़ौरन से स्टोरेज सिस्टम क्या करता है कि लॉजिकल नंबर्स को उन खाली हुए हुए सर्वर्स पर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है और इससे क्या होता है कि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस हमारी मेंटेन रहती है। इसके बाद इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे मैकेनिज्म में जो मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं हमारे पास, वो कौन-कौन से हैं? क्लाउड यूसेज मॉनिटर। क्लाउड यूज़िंग मॉनिटर का काम होता है मॉनिटर करना कि कौन-कौन से सिस्टम कितना बिज़ी हैं, ताकि वो जैसे ही कोई ओवरलोड डिवाइस देखे उसे डिटेक्ट कर सके। उसके बाद लोड बैलेंसिंग का क्या काम होता है? जो लॉजिकल नेट नंबर्स हैं उनको इक्वली बैलेंस कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना तमाम सर्वर्स पर। इसके बाद लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर का क्या काम होता है? इनविजिबल बाउंड्रीज क्रिएट कर देना डिफरेंट सर्वर्स के दरमियान में, यानी कि जब खाली सर्वर्स और बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड सर्वर्स का आपस में लॉजिकल यूनिट नंबर्स आपस में एक दूसरे के डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो किसी एक का डेटा किसी दूसरे सर्वर के डेटा के साथ मिसमैच ना हो जाए। ये सब कंट्रोल करना किसका काम होता है? लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर का, ताकि कोई डेटा लीकेज ना हो और हर यूज़र की प्राइवेसी सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जा सके। इसके बाद एक एनालॉजी दी हुई है, लाइक मूविंग बॉक्सेस बिटवीन शेल्फ्स इन अ वेयरहाउस सो दैट नो शेल्फ इज़ ओवरलोडेड। यानी कि आपने एक वेयरहाउस में क्या किया, तमाम शेल्फ पर बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ताकि किसी एक शेल्फ पे ओवरलोड ना हो कोई एक शेल्फ। इसके बाद हमें एग्ज़ाम टिप्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि स्टोरेज वर्कलोड आर्किटेक्चर में कौन-सी चीज़ बैलेंस की जाती है? LUN लॉजिकल यूनिट नंबर्स। इसके बाद 3 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट डज़ स्टोरेज कैपेसिटी मॉनिटर डू? स्टोरेज कैपेसिटी मॉनिटर का क्या काम होता है? ये काम होता है कि वो मॉनिटर करे कि कौन-कौन से सिस्टम कितना बिज़ी हैं, कौन से सिस्टम पे कितना ट्रैफ़िक है, ताकि कोई जैसे ही सिस्टम ओवरलोड हो, उसको फ़ौरन डिटेक्ट कर सके। ये पूरा आपने डिटेल में लिख देना है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है। इसके बाद 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, डिस्क्राइब आर्किटेक्चर विद रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टेप्स। इसमें आपको स्टोरेज वर्कलोड मैनेजमेंट आर्किटेक्चर, जो पूरा हमने आर्किटेक्चर पढ़ा है, इसमें आपने सिंपल जो हमने मैकेनिज़्म पढ़ा था, जैसे जो 3 स्टेप्स हमने मैकेनिज़्म के पढ़े थे, आप वो स्टेप्स डिटेल में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर 27 एडवांस क्लाउड आर्किटेक्चर। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा था तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे। टोटल इस चैप्टर में 19 मॉड्यूल्स हैं। तो आज हमने 125 से लेकर 133 तक कवर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी पार्ट 2, जिसमें हम 134 से लेकर 144 तक टोटल 10 मॉड्यूल कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आई और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी आपका फीडबैक है वो ज़रूर कमेंट्स में देके जाइएगा और अगर क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।